नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज का चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज डिटेल में सभी प्रश्नों को सभी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल के प्रश्नों को। तो आइए आज का क्लास शुरू किया जाए। एलसीएम और एचसीएफ का सारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों 5 और 180 दे रखा है। एचसीएफ 5 दिया है और एलसीएम यहाँ पर 180 दे रखा है। अब इस टाइप के सवाल जो है ना, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, हर एक में ये सवाल पूछा गया है और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। जब भी एलसीएम एचसीएफ दिया हो और एक ठो संख्या दिया हो, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए अगर बोला जाए तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को गांठ बांध लीजिए। 2 संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर एक संख्या तो हमें पता है कि भैया 45 होगा, है ना। दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, बी मान लीजिए, और उनके एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई। एलसीएम दिया है 180 और एचसीएफ दिया है यहाँ पर 5 के बराबर। बस इसी से इसको काट लेंगे। 45 से ये 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू 5 चौके 20 आ जाएगी। 20 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। वैसे तो एक टाइप के बहुत सारे सवाल आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। हमने यहाँ पर एक टाइप के 2 या 3 प्रश्न उठाए हैं दोस्तों, ताकि क्लास भी लंबा ना हो और आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। सवाल वही है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है आपको, एक संख्या 372 दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, तो इसमें कैलकुलेशन ट्रिक अपनाना पड़ेगा। देखिए कैसे यहाँ पर, तो एलसीएम एक संख्या कितनी है, यहाँ पर एक संख्या 372 है ना। दूसरी संख्या भैया नहीं पता है, और उनके एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 1116 और मल्टीप्लाई यहाँ पर एचसीएफ 186 है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भैया कैलकुलेट कैसे करें, है ना। यहाँ पर दिमाग क्या चीज़ लगाएं। आप अगर देखें अपने ऑप्शंस में, तो हर एक जगह यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट वाला तरीका लगा लीजिए। अगर इसमें देखें कि इस पार यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 6 अट्ठे यहाँ पर 6 छक्के 36, यानी कि यूनिट डिजिट 6। इधर का यूनिट डिजिट है 2, और अब हम इस बी का, जो कि आपके ऑप्शन में है, उसका क्या यूनिट डिजिट रखें कि हमें 6 मिले। तो आप जानते हैं कि अगर हम 2 तियाँ 6 करते हैं, तो 2 तियाँ 6 यूनिट डिजिट मिलेगा, या फिर 2 अट्ठे 16, उसमें भी तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। तो या तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट 3 होगा या फिर 8 होगा, है ना। 3 वाला तो कहीं आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 0 है, 5 है, 8 है, 2 है। 3 वाला तो नहीं दिख रहा है, 8 वाला ज़रूर दिख रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। कैलकुलेशन से बेहतरीन तरीका है कि आप डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाइए, या फिर आप डिजिटल सम लगाइए। उससे आपके सवाल जल्दी बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, है उसी टाइप का सवाल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट में क्या बोल रखा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इस सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हैं, सोचने का कई सारा तरीका है ना। तो यहाँ पर आपको अपने सोचने का नज़रिया बदलना है दोस्तों। हर बार बेसिक से चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक लगाएंगे तो आपका समय ज़्यादा खर्च होगा। पहले बात करते हैं बेसिक का, फिर उसके बाद एक स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे इस सवाल को लगाने के लिए। देखिए एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। एक संख्या 208 है, तो दूसरी संख्या, और उन दोनों का योग निकाल लेंगे, है ना। तो एक संख्या हमारी कितनी है, 208, ठीक है, 208 यहाँ पर। दूसरी संख्या भैया नहीं पता। एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ पर,
1040 है ना, 1000 यहाँ पर 40 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 104 दे रखा है, ठीक है, 104 सॉरी, यहाँ पर HCF 104 है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली अगर काटेंगे तो 104 से ये 2 बार में कटेगा, ठीक है, और 2 इधर आके डिवाइड हो गई, यानी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1040 का आधा 520 आ जाएगा। दोनों संख्याएं मिल गई हमारे पास, तो एक संख्या पहले से दे रखी थी 208 प्लस एक संख्या है यहाँ पर 520, दोनों को जोड़ेंगे तो 728 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सोचने का एक दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो दोनों संख्याओं का योग है, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग है। अब यहाँ पे अगर एक संख्या हमें पता है, एक संख्या यहाँ पे पता है, तो अगर इस एक संख्या को इन चारों ऑप्शन में से निकाल दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, है ना, दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब अगर हम इसमें से 208 निकालते हैं, यानी कि पहली संख्या 208 निकाल देते हैं, ये दूसरा अप्रोच सोचने का बता रहे हैं। अगर 208 निकालेंगे तो 32 में से 8 गया यहाँ पर 24, मतलब 524 हो जाएगा। ये कितना आया, 524, ठीक है। इसमें भी आप 208 निकालिए, 728 में से 208 निकालेंगे तो यहाँ पर 520 बचेगा, ठीक। इसमें से भी आप 208 निकालिए, तो 208 अगर निकालेंगे तो 8 अगर निकाल दिए तो 26 नहीं, कितना 30 बचेगा, है ना, नहीं 28 बचेगा भाई। एक सेकंड यहाँ पे सॉरी 528 नहीं, यहाँ पर 524 होगा, है ना, यहाँ पर कितना होगा 524, ठीक है। 36 में से 8 गया तो यहाँ पर 28, यानी कि 528 ये होगा, ठीक है, 528 ये वाला होगा, 528। अच्छा इसको देखिए, इसमें से अगर 208 निकाल दिए तो 516 बचेगा ये, है ना। अब ये जो 524, 520, 528 और 516 हैं, ये दूसरी संख्या हैं। अब आप सभी जानते हैं कि अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास, उन दोनों संख्याओं को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो वो दोनों संख्याएं अपने HCF से कटती हैं, यानी HCF से कटने वाली संख्या ही हमारी होती है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इस 104 का मल्टीपल होगा, यानी 104 से कटने वाला नंबर होगा। 104 के मल्टीपल में हमारा 124 नहीं आता है किसी भी तरीके से, है ना, 124 नहीं आता है। यहाँ पर 104 का जस्ट 5 गुना होता है, 104 का 5 गुना करिए 520 आता है कि नहीं, यानी कि 520 जो है 104 से कट जाएगा, ये हो सकता है आंसर। 528 104 से नहीं कटता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। 516 भी 104 से नहीं कटता है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई दूसरी संख्या हमने निकाला, हर जगह से दूसरी संख्या हमने निकाला, और वो दूसरी संख्या HCF से तो कटनी ही चाहिए, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमने 104 से काट के देख लिया कौन सा कट रहा है, वही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था, दूसरा नज़रिया था इस सवाल को सोचने का। समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, आप पहला वाला तरीका ही लगा लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा तिकड़मबाजी लग रहा है तो, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं। अब इस टाइप के सवालों को लगाना बहुत सिंपल होता है। 2 स्वचालित प्रयोगशाला मशीनें एक ही समय पर कैलिब्रेशन चक्र शुरू करती हैं। मशीन ए प्रत्येक 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है ना। ए जो है 12-12 मिनट में एक चक्कर लगाती है। मशीन बी जो है प्रत्येक 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। बोला गया है दोनों मशीनें एक साथ पुनः कितने मिनट के बाद एक चक्कर पूरा करेंगी साथ में, है ना, साथ में। तो ऐसे केस में अगर साथ में बोला जा रहा है तो सीधे सीधे इनका एलसीएम ले लिया जाता है। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36, यानी कि 36 मिनट बाद फिर से एक साथ यहाँ पर एक चक्कर पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो 36 मिनट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, एलसीएम 18 यानी जो बड़ी नंबर है उसका टेबल पढ़िए, 18 कम 18, इस 18 को देखिए क्या 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 18 का आगे पढ़िए 36, 36 देखिए क्या 12 से कट रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। तो वही नंबर आपका एलसीएम हो जाता है, यानी 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उसी
टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक माली स्वचालित स्प्रे का उपयोग करके पौधों की 3 पंक्तियों में पानी देता है। ए 12 मिनट में, बी 15 मिनट में और स्प्रे सी जो है 20 मिनट में सक्रिय होता है यानी एक्टिव होता है। यदि तीनों स्प्रे पहली बार सुबह 9:45 AM पर एक साथ सक्रिय होते हैं, एक साथ चालू होते हैं, तो छठी बार प्रारंभ में एक साथ सक्रिय होने को शामिल करते हुए वो किस समय एक साथ सक्रिय होंगे, यानी छठवीं बार कब एक साथ वो चालू होंगे। ठीक ना, देखिए तो सीधे सीधे इसमें भी एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पर है 12 मिनट, 15 मिनट, है ना, और 20 मिनट। पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि कितने मिनट बाद ये एक साथ सक्रिय हो रही हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, है ना। तो एक बात देखिए कि यहाँ पर आपके पास अगर कुछ कॉमन लेने के लिए है तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं है ना। लेकिन हम अगर देखें तो यहाँ पर इसका और इसका पहले एलसीएम निकाल लें तो 12 और 20, तो 20 का टेबल पढ़िए, 20 दूना 40, 12 से नहीं कटता, 40 नहीं होगा, 20 दिया 60, 60 12 से कट जाता है। इसका मतलब 12 और 20 का एलसीएम कितना आया, 60 आया। अब इसका ले लीजिए 15 के साथ, है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पर 60 एकम 60, 15 से कट जाता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा यानी कि एलसीएम होगा इन तीनों का वो 60 मिनट होगा, यानी कि प्रत्येक 60 मिनट के बाद एक बार वो सक्रिय होती हैं। ठीक है, तो शुरू में तो 9:45 पर पहली बार, ठीक है, शुरू में 9:45 पर पहली बार, यानी 1 घंटे में। 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, एक घंटा, सीधे सीधे आप 1 घंटा पकड़ लीजिए। तो एक घंटे में वो एक साथ एक्टिव होती हैं। तो सुबह 9:45 पर पहली बार, ठीक, फिर दूसरी बार 10:45 पे, तीसरी बार यहाँ पे 11:45 पे, फिर 12:45 पे, फिर 1:45 पे, है ना, फिर यहाँ पर 2:45 पे, यानी कि छठी बार देख लीजिए, छठी बार यहाँ पे 2:45 पर, 2:45 पर यहाँ पे, और वो भी पीएम में, दोपहरिया में, है ना, दोपहरिया में यहाँ पे एक साथ एक्टिव होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे कैसे लगाना है सवालों को। आगे चलिए, इसको देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है, मतलब छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का योगफल दिया है आपको यहाँ पे a प्लस बी, दो संख्याएं हम माने तो यहाँ पर 56 दिए रखा है, और कह रहा है उनका अंतर योग का 1/7 है, यानी उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है योग का, यानी 56 का 1/7 है। तो 56 का 1/7 कितना आएगा, सीधे सीधे 8 आ जाएगा, है ना, 8 7 56। भाई 56 इंटू 1/7 करेंगे तो 8 मिलेगा। अब हमें a और b निकाल लेना है सबसे पहले यहाँ से, है ना। जब भी दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्मेट में इक्वेशन दी गई हैं, है ना, अगर आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया है तो आप डायरेक्टली यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू यानी बड़ी वाली संख्या की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिए। 56 और 58 हो गया 64, 64 का आधा यहाँ पे 32, ठीक है। b को अगर निकालना चाहें तो b अब आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, है ना, या फिर b की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए 56 और 8 को घटा लीजिए, 56 माइनस 8 करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 का आधा कर लेंगे यहाँ पर 24 होगा, ठीक है। a और b दोनों की वैल्यू मिल गई, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना था। तो यहाँ पर है 32 और यहाँ पर है आपका 24, ठीक है। तो 32 एकम 32, 24 से नहीं कटता, 32 दूना 64, 64 भी आपका 24 के टेबल में नहीं आता, नहीं कटेगा। 32 तिया 96, 96 जो है वो 32 के टेबल में भी आता है और 24 के टेबल में भी आता है। सॉरी, यहाँ पर 96 होगा ना, 96, तो 96, 24 चौक 96 और 32 तिया 96, यानी कि 96 इसका एलसीएम आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। चलिए दोस्तों, इस टाइप का एक सवाल और यहाँ पर देख लेते हैं। 3 घंटियाँ हैं, नियमित अंतराल पर बजती हैं। प्रत्येक घंटी 120 मिनट पर, दूसरी घंटी 180 मिनट पर और तीसरी घंटी 240 मिनट पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ 9 AM सुबह 9 बजे पर एक साथ बजी थी तो अगली बार किस समय एक साथ बजेंगी, है ना। एलसीएम निकालना है हमें 120, ठीक है, 120 यहाँ पे, फिर यहाँ पर 180, है ना, और फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 240, इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें लिया जा सकता है आपका 60,
है ना, 60 लिया जा सकता है। तो 60 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 60 दूना 120, 60 तियाँ 180, 60 चौके 240। अब देखिए 2 3 4, अब इनमें देखें तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, तो 2 को हटा लीजिए, है ना। अब 3 और 4 का एलसीएम, क्योंकि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम बनता है। यानी 3 और 4 का यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, इनका प्रोडक्ट ही आएगा। और बाहर क्या रखा है, यहाँ पर 60 रखा है, बस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। इसको अगर देखें तो कितना होगा यहाँ पर, या फिर अब देखिए ये तो किस में आया है, यही हमारा एलसीएम होगा, और ये एलसीएम आया दोस्तों आपका मिनट में, है ना। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं घंटे में। घंटे में इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 घंटे आ जाएगा, है ना। 12 घंटे, यहाँ पर 12 घंटे, 12 घंटे, तो 12 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी वो, है ना। तो सुबह अगर 9 बजे बजी थी, है ना, सुबह अगर 9 बजे एक साथ बजी थी तो 12 घंटे समझ लीजिए शाम का 9 बजे, है ना, शाम का 9 बजे आएगा, यानी कि 9 PM होगा। तो अगली बार एक साथ यहाँ पे 9 PM पर बजेंगी टन से घंटियाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस टाइप के सवाल अब कैसे करने हैं, हर एक एग्जाम में रेलवे के पूछा जाता है ये। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर, इस सवाल को देखिएगा। इस टाइप के सवाल अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं रेलवे के एग्जाम्स में। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल देखने को मिला एलसीएम एंड एचसीएफ का, ठीक ना। लगाना कैसे है, पहले तो इस पूरे को सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके हमें यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ निकालते बनेगा। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पर x पावर 2.5 है, ध्यान से एक एक चीज़ समझते जाइए, 2.5, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अगर किसी में रूट लगा है ऐसे, तो इसका मतलब होता है पावर में 1/2, और 1/2 को आप 0.5 भी कह सकते हैं, यानी कि पावर 0.5, है ना। तो रूट का मतलब पावर 0.5। अगर इसमें देखें तो x और y दोनों में रूट लगा है, इसका मतलब दोनों का पावर 0.5 होगा, 0.5, और y का भी पावर यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। क्लियर बात। अच्छा, नीचे कितना है यहाँ पे देखिए 0.5, y की पावर 0.5, है ना। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों तो सेम है, तो ये ख़त्म हो गए। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा दोस्तों x पावर, अब चूंकि बेस सेम है, x है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे मल्टीप्लाई होते टाइम। 2.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो x³ आया, यानी हम जब इसको सिंप्लीफाई किए तो हमें सिर्फ x³ मिला। ऐसे ही इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ये रूट x है नीचे, इसमें भी रूट x है और रूट y है ना। तो रूट x से रूट x ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। y की पावर 1.5 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई इसमें कितना बनेगा y का पावर यहाँ पे 0.5 बनेगा, क्योंकि रूट का मतलब 0.5, यानी ये कितना आ गया हमारे पास, y का पावर 1.5 और 0.5 यानी कि 2 आ जाएगा। तो जब हम इस पूरे को सिंप्लीफाई किए तो हमें y का स्क्वायर मिला, है ना, y का यहाँ पर स्क्वायर मिला। इन दोनों का हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ निकालनी है। तो एलसीएम की पहले बात करते हैं, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के लिए एक ही चीज़ बताए दे रहे हैं, सभी फैक्टर्स का, अब इसमें x है इसमें y है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। x का मैक्सिमम पावर और y का भी मैक्सिमम पावर लिया जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जितने भी फैक्टर्स हैं उनका मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो x का भी मैक्सिमम पावर 3 है, तो x का भी क्यूब ले लेंगे, और मल्टीप्लाई यहाँ पे y का भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो y का स्क्वायर ले लेंगे। यही हमारा एलसीएम निकल कर आएगा। इसको थोड़ा सा अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो देखिए यहाँ y² है, तो इसमें से x² निकाल लीजिए। तो x को अगर किनारे कर दें तो यहाँ बनेगा xy का स्क्वायर, यही बनेगा ना भाई। इसमें से एक तो x किनारे कर दिए तो x² y² और x² y² को स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बना x और xy का होल स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो, अच्छा पहला वाला हो सकता है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि बाहर y है, तो सॉरी सेकंड वाला नहीं होगा।
ऐसे ही इसमें बाहर y है तो ये वाला भी नहीं हो सकता, a और d में से कोई एक होगा। तो LCM तो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं यहाँ पर HCF की, है ना। तो HCF में हम लोग दोस्तों कॉमन चीज़ देखते हैं। यहाँ x³ है, यहाँ y² है। क्या इन दोनों में कहीं दूर दूर तक कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो HCF 1 होता है, यानी कि कॉमन 1 होता है। जिसका कोई नहीं है उसका मालिक एक। ठीक है, समझ में आ गया। तो LCM ये बनेगा और HCF 1 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे कैसे करना है सवाल को। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होगा, है ना। उससे भी ज़्यादा खतरनाक सवाल है क्योंकि डेसिमल्स इसमें नहीं हटेंगे, पॉइंट इसमें नहीं हटेगा। तो कैसे करेंगे? पहला जो टर्म दिया गया है आपको x पावर 3.5, जो तरीका आपको बताया गया है सेम वैसे ही करना है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर y पावर कितना है? 1.5 है ना, 1.5। दूसरे को देखते हैं। ये x पावर -4.5 है, ये जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। यानी x पावर ये हो गया 4.5 पॉजिटिव का, और ऊपर तो y पावर 2.5 है ही, तो y पावर 2.5 हो गया यहाँ पे। थर्ड को देखें, x तो ऊपर है ही, यानी x पावर 1 है, मल्टीप्लाई y ऊपर चला जाएगा तो y का क्यूब बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव पावर हो जाएगा। अब हमें इनका LCM निकालना है। तो LCM में हमने बताया था कि जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं उनका बड़ा बड़ा पावर लेना है। x आपको हर जगह दिख रहा है, तो x का सबसे बड़ा पावर यहाँ 3.5 है, ये नहीं होगा बड़ा। 4.5 यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है? 4.5। तो x का पावर कितना ले लेंगे हम लोग? 4.5 ले लेंगे। ठीक, फिर मल्टीप्लाई y का भी बड़ा पावर लेना है क्योंकि y अब दिख रहा है, तो y का बड़ा पावर यहाँ पर 3 है, सबसे बड़ा 3 है यहाँ पर, है ना। अब हमें इसे इस फॉर्म में, ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इस फॉर्म में हमें इसको लगाना है। कैसे लगाएंगे देखते जाइए, या फिर अपने ऑप्शन में चेक कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि y³ कहाँ पे बन रहा है, किस ऑप्शन में बन रहा है। पहले ऑप्शन को अगर चेक करें तो ये xy का होल क्यूब है, मतलब y का क्यूब इसमें बनेगा, है ना। y का क्यूब बनेगा, इसमें नहीं और बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले में आपका y का क्यूब बन रहा है। दूसरे वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ y का स्क्वायर है, और ये y का पावर कितना होगा? y का पावर कितना होगा? 3 का आधा यानी कि 1.5। तो स्क्वायर और 1.5 कितना हो गया भाई? y³ और इसका पावर इसका रूट लगा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 और रूट का मतलब हाफ, है ना। यानी ये हो गया y का पावर 1.5। ठीक है, 1.5 हो गया। तो y का स्क्वायर यहाँ है, तो स्क्वायर और 1.5 जुड़ के 3.5 होगा, जबकि हमें y³ चाहिए, है ना। तो सेकंड ऑप्शन में नहीं होगा। ऐसे ही इसमें सिर्फ y² है हमें, जबकि y³ चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ देखिए y³ ये तो ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि ये y पावर 3/2 यानी कि आधा 1.5 होगा यहाँ पे, है ना। तो 3 और 1.5 4.5 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। y³ सिर्फ पहले ऑप्शन में आ रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और x के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो x पावर इसमें यहाँ पर 4.5 आ जाएगा। समझ गए अच्छे से? आगे चलिए। सवाल नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 129 के बराबर, यानी यहाँ से a + b आपको पता चल रहा है कि भैया ये है आपका 129। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जहाँ a छोटा है b से, मतलब b ग्रेटर है। a और b का HCF और LCM 3 और 1350 दिया गया है। आपको चाहिए 1/a - 1/b। ठीक है, अब यहाँ पे 1/a - 1/b, तो b एक कम b मतलब b हुआ, माइनस a × 1 a हुआ, और डिनोमिनेटर में a × b हो जाएगा, है ना। मतलब हमें b - a चाहिए अब। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि भाई दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके LCM HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो संख्याएं a और b हैं, तो a और b का जो मल्टीप्लाई है वो LCM HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका HCF 3 है और LCM कितना है? 1350 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 का अगर यहाँ पर 3 गुना देखा जाए तो 300 और 35 तियाँ 100 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 105 है ना।
तो मतलब 405 हो गया ये, ठीक है। 405 और 0 मतलब 4050 आ गया। अब हमें इन्हीं दोनों का उपयोग करके a माइनस बी मतलब b माइनस ए निकालना है। अब एक फार्मूला हमने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया था कि भाई जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस a माइनस बी या b माइनस ए, क्योंकि b ग्रेटर है इसलिए b माइनस ए कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो स्क्वायर है ये होता है 4ab के बराबर, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो b माइनस ए कितना आ जाएगा बताइए। a प्लस बी 129, तो यहाँ पे होगा 129 का होल स्क्वायर, है ना, 129 का होल स्क्वायर। 4ab इधर आ जाएगा तो 4ab कितना है आपका 4050, है ना, इज इक्वल टू b माइनस ए बचेगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। तो b माइनस ए और इसका हम यहाँ पे कर देते हैं होल स्क्वायर, मतलब कि इधर स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब इसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो ab की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 1350, ठीक है, 3 इंटू 1350। एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भाई यहाँ पर अपने पास है 4000, मतलब 4000 का 4 गुना, 4000 का 4 गुना कितना होगा 16000 और कुछ आएगा। अब एक बात और समझिए कि ये जो भी वैल्यू है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव आएगी, है ना, क्योंकि रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए तभी एक यहाँ पर रियल नंबर निकल कर आएगा। तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब b माइनस ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव ही है। तो दोनों पॉजिटिव मिलाकर ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो जो माइनस वाले ऑप्शन हैं वो ख़त्म हो गए, बी और सी ख़त्म हो गया। अब बात आती है यहाँ पर ए और डी में कौन सा आंसर होगा, ठीक है। देखते जाइए दोस्तों। अब इसे हमें सॉल्व नहीं करना, ये नहीं कि 129 का स्क्वायर करिए माइनस ये सब करिए, b माइनस ए की वैल्यू निकालिए, इतना आपको नहीं करना है। तो कैसे लगाएंगे, तो इसमें बड़े ध्यान से देखिए कि इसमें आप देख पाएंगे 3 छुपा हुआ है। भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 43, है ना, 129 को, इसका स्क्वायर माइनस इसमें भी आपका 3 छुपा हुआ है या फिर 9 छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 9 इंटू कितना लिख सकते हैं 9 तियाँ 27, सॉरी 9 चौके 36 बचा 4, तो 9 पंजे 45 मतलब 450, इतना लिख सकते हैं। अब इस पूरे में देखिए कि 9 कॉमन है क्या, 9 इसमें है, ये 3 का स्क्वायर 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बना 9 और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा 43 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 450 होगा, और इसका हमें ले लेना है स्क्वायर रूट। और जैसे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, और 3 के साथ इस ब्रैकेट में जो भी होगा उसका स्क्वायर रूट यहाँ पर कुछ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यानी हमारे पास ऊपर में आया 3 इंटू ये समथिंग समथिंग, है ना। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखकर बताइए कि ये 3 से 3 नहीं कट जाएगा क्या। तो ऊपर हमारे पास कुछ है और नीचे है यहाँ पर 1350, नीचे कितना है 1350। बस यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, सॉरी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए देखा जाए यहाँ पर पहला प्रश्न, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है, लॉजिक का उपयोग इसमें करना है। क्या बोला गया है, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है। तो एक संख्या पहली संख्या हम ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या यहाँ पर बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो पहली संख्या का 21 गुना है, यानी कि 21a है। एलसीएम कितना है 21a है। दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है, 2 अंकों का एक प्राइम नंबर है। दूसरी संख्या का न्यूनतम संभावित मान कितना हो सकता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं ए और बी हैं, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। और एलसीएम है कितना यहाँ पर 21a, तो यहाँ पे रखिए 21a मल्टीप्लाई यहाँ पर एचसीएफ मतलब एच मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। अब देखिए ए से ए आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर
21 इंटू एच आ गया, है ना, एच आ गया। और HCF आपको क्या बोल रखा था यहाँ पर कि एक अभाज्य संख्या है, वो भी 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम यहाँ पे h के जगह पर ले लें तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम मिलेगा, यानी सबसे छोटा मिलेगा, क्योंकि दूसरी संख्या मिनिमम होनी चाहिए, है ना। तो ये बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है। तो यहाँ पर 10 की बात अगर करें तो सबसे छोटा नंबर 10 होता है 2 अंक का, लेकिन 10 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इसलिए 11 पे चलिए। 11 आपका 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, मतलब h की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 11 हो जाएगी। h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11। तो 21 और 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 21 गुणे यहाँ पर 11, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका हम आपको कई बार बता चुके हैं, देखिएगा। पहले इस 1 को लिखेंगे तो 1 हो गया यहाँ पर, 11 से चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर यहाँ पर पीछे वाले नंबर को जोड़ते जाइए, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर 3 होगा, और फिर लास्ट में यूनिट डिजिट यानी कि ये शुरू वाला अंक यानी कि 2। तो 231 यहाँ पर b की वैल्यू होगी मिनिमम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, कई लोग इसमें फंसे होंगे और इस सवाल को छोड़ कर भी आए होंगे। आगे चलिए अगले सवाल पर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये भी। 2 संख्याओं x और y का गुणनफल आपको दे रखा है 6760। x और y का HCF आपको 13 दिया है, जहाँ x ग्रेटर है y से। x और y के पेयर्स बताने हैं, कितने पेयर्स हो सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणन उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये चीज़ आप सभी जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर HCF दिया रहता है तो हम 2 संख्याएं मान सकते हैं। HCF कितना दिया है, 13 दिया है, तो एक संख्या हम लोग यहाँ पे 13A मान लेंगे और दूसरी संख्या हम लोग यहाँ पे 13B मान लेंगे, है ना। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों HCF का मतलब होता है कि उन 2 संख्याओं में मैक्सिमम नंबर 13 ही कॉमन हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी 13 तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है, मतलब A और B में अब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जो कॉमन होना था वो सिर्फ 13 ही कॉमन होना था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इनका जो गुणनफल दे रखा है दोनों संख्याओं का, वो दे रखा है आपको 6760। 13 से काट लीजिए इसको, है ना, 2 बार, ठीक है। तो 2 बार अगर 13 से काटेंगे तो a इंटू बी मिल जाएगा हमें। चलिए एक बार 13 से काटिए तो 13 पचे 65, 2 बचा, 13 दूना 26, ये आ गया। फिर एक बार इसको 13 से काटेंगे, है ना, क्योंकि 2 बार इधर 13 है, तो 13 चौके 52 यानी कि 40 आ गया। तो a इंटू बी हमारे पास 40 के बराबर आ गया। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट हमें यहाँ पर 40 के बराबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि एक तो वैल्यू हो सकती है 1 इंटू 40। फिर अगर हम 2 इंटू 20 करेंगे, 2 इंटू 20 करेंगे तो 2 और 20 में 2 कॉमन होता है, जबकि हमें कॉमन चीज़ लेना नहीं है, ठीक, तो 2 नहीं हो सकता। फिर इसके बाद 4 और 10 में 2 कॉमन होता है, क्योंकि 4 10 40 होता है। हाँ, 5 और 8 जरूर ले सकते हैं, 5 इंटू 8 जरूर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, 5 8 40 होता है, ठीक है। बस यही 2 संख्याएँ हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पर जिनका प्रोडक्ट 40 होगा और उनका उनमें कुछ कॉमन भी नहीं होगा। तो 2 संख्याएँ यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, इस टाइप के सवाल आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए होंगे, है ना। इनको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका, सोचने का सबसे स्मार्ट अप्रोच आपको बताते हैं। P और Q का HCF दे रखा है यहाँ पर। P और Q का जो HCF है वो 15 के बराबर दे रखा है, ठीक है। पहले HCF वाले करते हैं, जहाँ पे आपको HCF दिया रहता है। Q और R का HCF कितना है, 10 है, तो यहाँ पर Q और R का जो HCF है दोस्तों वो 10 के बराबर दिया गया है। इसके बाद R और P का जो HCF है वो 15 के बराबर दिया है। आपको यहाँ पर बोला गया है P प्लस Q प्लस R का योग यथासंभव मिनिमम हो, मतलब तीनों के सम का जो मान है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू हम पहले पी क्यू आर का निकालेंगे, तभी तो उन तीनों का सम मिनिमम आएगा। तो पी क्यू आर का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, पी लिख लीजिए, क्यू लिख लीजिए और आर लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए कि इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे क्यू क्यू दोनों जगह है, मतलब क्यू कॉमन है। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें इन दोनों में जो कॉमन है उसकी वैल्यू मिलेगी, यानी क्यू की वैल्यू मिलेगी। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर
30 के बराबर आएगा, और 30 किसकी वैल्यू होगी, Q की वैल्यू होगी, तो Q की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 30 हो गई। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो R कॉमन है, यानी 10 और 5 कैल्शियम लेंगे तो हमें R की वैल्यू मिलेगी, और 10 और 5 कैल्शियम कितना आएगा, 10 आ जाएगा, है ना, 10 यहाँ पर इन कैल्शियम होगा, तो 10 जो है ये R की वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये PQ वाले का और RP वाले का, इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, तो PQ और RP में क्या कॉमन है, P कॉमन है, तो 15 और 5 इन दोनों कैल्शियम क्या मिलेगा, 15, जो कि P का वैल्यू होगा, और ये PQR की मिनिमम वैल्यू है, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमें सम नहीं पूछा गया है, हमें पूछा इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 15 3 4500 है ना, 4500 इसका करेक्ट आंसर होगा, 4500, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ये तरीका है इस सवाल को लगाने का। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर, इसको देखिए दोस्तों, ये भी एक बढ़िया लॉजिकल सा प्रश्न है। यदि कोई प्राकृत संख्या n इस प्रकार है कि 120 और n का जो एलसीएम हो 360 है, ठीक है भैया, यहाँ पर 120 और n इन दोनों का जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 360 के बराबर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर कि 900 और n का HCF आपको 90 दिया है, 900 और n का HCF 90 दे रखा है। HCF का मीनिंग क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि सबसे बड़ा कॉमन नंबर, ठीक है, मतलब 900 और n में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या होगा, 90 होगा। तो इसका मतलब इसमें अगर देखें तो 90 इंटू 10 है, ये 90 इंटू 10 है। अब इसमें फिक्स है कि इसमें 90 तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें 90 कॉमन चाहिए, है ना, तो n में 90 तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक और वैल्यू होगी, लेकिन वो 10 नहीं होनी चाहिए। 10 का मतलब यहाँ पर ना तो 2 होनी चाहिए ना 5 होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर x के जगह पर जहाँ पे मल्टीप्लाई होना है ना तो 2 होगा ना तो 5 होगा, क्योंकि जैसे ही 2 और 5 होगा तो फिर HCF 90 नहीं बन पाएगा। जो कॉमन होना था वो सिर्फ 90 ही कॉमन है इन दोनों में। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर 2 या 5 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बड़े ध्यान से, 120 का अगर प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे तो 120 का मतलब कितना होता है, 15 × 120, 8 का मतलब 2 की पावर 3 है ना, और 15 लिखना है हमें, है ना, तो 3 और 5 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 और 5 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 15 × 120 बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप जानते हैं कि भैया n की वैल्यू यहाँ पर 90 इंटू x है, तो 90 का मतलब क्या हुआ, 90 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई 3 का स्क्वायर और 2 और 5, और यहाँ पर एक और वैल्यू कुछ आनी चाहिए, है ना, कुछ यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ कुछ आनी चाहिए, ठीक है, 90 हो गया ये। अब देखिए हमें चूंकि इन दोनों का एलसीएम कितना चाहिए, 360 का मतलब अगर देखें तो 9 चौके 36, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है ना, और 9 चौके 36, ठीक है, 40 होगा, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 8 = 40 है ना, यानी कि 2 का क्यूब और यहाँ पर 5, ये हो गया 360। ये कितना हो गया, 360 हो गया। अब आप जानते हैं कि 120 और n का जो एलसीएम है उसमें हम फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताइए कि 3 का स्क्वायर है, तो क्या 3 का स्क्वायर इन दोनों में से कहीं पर है, बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है x के जगह पर, ठीक है। 2 का क्यूब है क्या कहीं पर 120 और n में, तो 2 का क्यूब यहाँ पर है, ठीक है, ये भी है। 5 की पावर 1 है क्या, बिल्कुल है, 5 की पावर यहाँ पर है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है। तो x की वैल्यू अब हमें यहाँ पर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड थी 360 में एलसीएम में वो यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आपकी x की एक ही वैल्यू आ सकती है 1, और जब 1 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 90 × 90 आएगा, यानी n की जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 ठो आएगी जो कि 90 होगी। मतलब इसमें क्या पूछा था, n के संभावित मान पूछे गए थे, तो सिर्फ 1 ठो वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये सटीक तरीका है इस सवाल को सोचने का। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, चलिए
देखेगा एक सवाल उसी तरह का, और आपको जीसीडी का मतलब पता है ना, एचसीएफ होता है, ठीक है। ए और बी का एचसीएफ कितना दिया है यहाँ पर, ए और बी का एचसीएफ है ना, ए और बी का जो एचसीएफ दे रखा है वो 12 दे रखा है, बी और सी का जो एचसीएफ है वो 18 दे रखा है यहाँ पर, सी और ए का जो एचसीएफ है वो 6 दे रखा है। बोला गया है कि के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6k है, तो k का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी इसकी मिनिमम वैल्यू हमें आनी चाहिए, क्योंकि k का हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ पर a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, a b c का। देखिए इन दोनों का एलसीएम b का वैल्यू देगा, क्योंकि b कॉमन है यहाँ पर। 12 18 का एलसीएम कितना होता है, 36, 12 3 36, 18 दूना 36, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 18 और 6 का एलसीएम 18 ही आएगा, तो यहाँ पर हो गया 18 c की वैल्यू, क्योंकि c यहाँ है, c यहाँ कॉमन है। a की वैल्यू निकालने के लिए a यहाँ है, a यहाँ है, तो 12 और 6 का एलसीएम यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो a b c तीनों का मिनिमम वैल्यू मिल चुका है, हमें यहाँ पर तीनों का सम चाहिए। जोड़ लीजिए सबको, कितना होगा, 12 18 30 और 30 और 36 यहाँ पर 66 होगा। ये किसके बराबर है, 6k के बराबर है। a प्लस बी प्लस सी 6k के बराबर है, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पर, 66/6 यानी कि 11। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। उसी टाइप का एक और सवाल देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया है ए बी का 8 दिया गया है, ठीक है। ए और बी का जो एचसीएफ है, ए और बी का जो एचसीएफ यानी जीसीडी 8 दिया है, बी और सी का एचसीएफ यहाँ पर 12 के बराबर दिया है, सी और ए का एचसीएफ यहाँ पर 4 के बराबर दिया है। तो ए बी और सी का मिनिमम वैल्यू निकालना है ना। चलिए हाँ, साथ में यहाँ पर एलसीएम आपका 240 होना चाहिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखा जाए कि भाई ए और बी हम लोग यहाँ पर लेंगे, मतलब बी अगर निकालना चाहेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 12 8 का एलसीएम 24 आएगा, तो 24 यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम 12 4 का एलसीएम 12 ही आएगा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, ए की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें ये भी देखना है कि भाई इन तीनों का एलसीएम 240 होना चाहिए। 240 को थोड़ा फैक्टराइज कर लीजिए, है ना, 240 को यहाँ पर फैक्टराइज कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि 120 का डबल है, तो 15 8 120, मतलब 8 16, 16 इंटू 15 120 हो जाएगा, है ना। तो 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 15 का मतलब 3 और 5, है ना, 3 और 5। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर कि भाई जो एलसीएम होता है वो मैक्सिमम पावर का होता है। तो अगर हम ए बी सी को थोड़ा फैक्टर करें तो ए का मतलब 2 का मतलब 8 का मतलब 2 का क्यूब होगा, है ना। यहाँ पर ये क्या होगा, 8 3 24, मतलब ये 2 का क्यूब है और 3 है, मतलब 3 एक बार है। फिर यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर ये आपका 5 है, ठीक है, 4 है, ठीक ना। तो ये वाला 4 कह रहे हैं भाई, 3 है ना, 4 3 12। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 का मैक्सिमम पावर चाहिए, 4 चाहिए 2 का मैक्सिमम पावर, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमें 4 बनाना है। तो अगर हम इसमें 2 का एक ठो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 का क्यूब मिलेगा, हमें 2 का पावर 4 चाहिए, तो इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते, है ना। तो किस में करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसमें कर देते हैं, क्योंकि हमें सबका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अब हमें देखिए कि यहाँ पर 3 तो है, ठीक है, 3 की पावर 1 मैक्सिमम है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ठो 2 का मल्टीप्लाई करना है और 5 का मल्टीप्लाई करना है। कहीं ना कहीं इन तीनों नंबर में से कहीं ना कहीं 5 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर ऐसे सोचिए कि भाई सीधे सीधे अगर हम इस बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू को, इस 2 को बड़ी वैल्यू के साथ दे दें, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 का क्यूब और ये 2 का पावर 1, 2 का पावर 4 मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बड़ी वैल्यू 5 को क्या करें, कहाँ दें, तो सबसे छोटी वैल्यू में दीजिए। सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 8 है, तो यहाँ पर दे दीजिए, है ना। मतलब ये 24 था, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 48 बन गया यहाँ पे। ये 8 था, इसमें 5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 40 बन गया, और यहाँ पर इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है तो ये 12 ही रहेगा। यानी यही ए बी सी की तीनों में की मैक्सिमम वैल्यू है। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों का सम पूछा गया था। देखिए 48 12 60 40 100, ठीक है, ये 100 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है, ए और बी के उन क्रमित गुणे यानी कि सॉल्यूशन पेयर्स का बताना है, कितने पेयर होंगे। इस प्रकार है कि ए और बी का एचसीएफ 28 है और ए प्लस बी आपको ये दिया गया है। अगर 28 दिया है तो 2 संख्या हम लोग मान सकते हैं,
एक मान सकते हैं भाई 28x, है ना, और दूसरी संख्या मान सकते हैं यहाँ पर 28y, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉमन होना चाहिए वो 28 होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों का जो सम दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, 868 दे रखा है ना। 28 यहाँ से कॉमन लेके काट देंगे तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 868 और डिवाइड बाई यहाँ पर 28। ठीक है, काटेंगे 28 3 84, हाँ ठीक है, 28 3 84, 2 बचा, 28 एकम 28। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर आपकी x प्लस वाई की वैल्यू 31 होनी चाहिए, और ध्यान ये रखना है कि अब x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो चलिए मानते हैं, तो यहाँ पर x प्लस वाई 31 लाना है हमें, तो 1 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक, 2 प्लस 29 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 29 में कुछ कॉमन नहीं है, फिर 3 प्लस 28 भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 27 भी लिख सकते हैं, और 5 प्लस 26 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कहाँ तक लिख सकते हैं, 15 प्लस 16 तक लिख सकते हैं ना। 15 प्लस 16 31 होता है, 15 प्लस 16 तो 1 से लेकर सभी नंबर के साथ पेयर बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब के साथ पेयर बनेगा, मतलब टोटल 15 पेयर बनेंगे। तो 15 पेयर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़िए। इस सवाल को देखते हैं, ये एक बड़ा खतरनाक प्रश्न है। 3 धनात्मक ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी का एलसीएम दे रखा है आपकी बार, है ना। तो ए और बी का जो एलसीएम है, एचसीएफ नहीं दे रखा है, ध्यान रखिएगा, एलसीएम दे रखा है, कितना है 24। 24 को तोड़ लीजिए, है ना, 8 3 24 यानी 2 का क्यूब और 3 तोड़ते हुए चल रहे हैं। फिर इसके बाद बी और सी का एलसीएम 36 दिया है, तो बी और सी का जो एलसीएम है वो 36, 36 का मतलब 9 चौक 36 यानी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, है ना, 9 चौक 36 हो गया। सी और ए का एलसीएम, सी और ए का जो एलसीएम है वो कितना है, 72 है। 72 का मतलब 9 8 72, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 8 का मतलब 2 का क्यूब, है ना, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी का मिनिमम वैल्यू लेना है हमें, यथासंभव छोटी संख्याएं ली जाए, तो ए बी और सी। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर इन तीनों में जो भी होगा उनका मैक्सिमम पावर यहाँ पर एलसीएम में आएगा, ठीक ना। तो पहले ए की बात करते हैं, तो ए के लिए हम किस में देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे, सॉरी ए और सी में देखेंगे, मतलब इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे ए के लिए, है ना। तो यहाँ पर अगर 2 का क्यूब देखा जाए तो 2 का क्यूब यहाँ पर भी है, पहले वाले में यहाँ पे 2 का क्यूब है ना, और इसके बाद 2 का क्यूब यहाँ पर है। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2 का क्यूब फिक्स है, ठीक है, 2 का क्यूब यहाँ पर ले लिए। अब बात करते हैं आगे बी और सी के बारे में, ठीक ना, बी और सी के बारे में। तो अब देखिए बी और सी का एलसीएम कितना आ रहा है, बी और सी का एलसीएम यहाँ पर 9 और 4 आ रहा है, ठीक है, 9 और 4 आ रहा है। तो अब देखिए 9 तो है इसमें, तो 9 या तो इसको दे सकते हैं या फिर इसको दे सकते हैं, है ना, या 9 बी को दे सकते हैं या फिर सी को दे सकते हैं। अब डिसाइड कौन करेगा, देखते जाइए, डिसाइड करेगा ये दोनों, है ना, ये दोनों ए और बी में जो यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर आ रहा है वो 1 आ रहा है। ए और बी के एलसीएम में 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो हम अगर बी को 9 रख देंगे तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 नहीं होना चाहिए, बी के पास 9 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सी के पास 9 होना चाहिए। अगर सी के पास 9 है मतलब 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब बी के पास क्या होना चाहिए, अब देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी का एलसीएम कितना है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ये है यहाँ पर, ठीक है, 3 का स्क्वायर ये है यहाँ पर। अब हमें 2 का स्क्वायर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर या तो इसके साथ रख दें हम, मतलब 4, या तो इसके साथ रख दें, तो हम इसके साथ रखना चाहेंगे, 4 इसके साथ रख दिए, ठीक है, 4 इसके साथ। अब देखिए क्या हमारा सारा चीज़ें यहाँ पर बन रहा है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है। अब ए और बी में फिर से देखिए, ए और बी में एलसीएम क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3, ठीक है, ये है। लेकिन अब यहाँ और यहाँ देख पाएंगे तो 2 का क्यूब मतलब 2 का मैक्सिमम पावर 3 तो हमें मिल गया, लेकिन 3 का मैक्सिमम पावर ए और बी में नहीं है, तो 3 एक जगह और रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ रख दीजिए 3, बस हमारा काम हो गया। तो 2 का क्यूब मतलब 8, तो ए की मिनिमम वैल्यू 8, 2 स्क्वायर और 3 यानी कि 12, ये हो गया, और ये हो जाएगा 9। ये मिनिमम वैल्यू है, आ गई आपकी 8 12 और 9, यही मिनिमम है, इन सभी का सम चाहिए था। 12 8 20 9 29, 29 वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप अब ऐसे सवालों को आप लोग लगा लेंगे। आगे चलिए एक आध सवाल और करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखते हैं, ये भी तगड़ा सही प्रश्न है। दो संख्याओं का HCF पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 1/3 है। जो HCF है दोस्तों, यहाँ पर जो HCF है वो पहली संख्या A मान लेते हैं, उसका 1/5 यानी 1/5, और यही HCF दूसरी संख्या यानी B का 1/3 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 5 × H, 5H हो गया, H का मतलब HCF, और B की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 इधर आएगा तो 3H हो जाएगा, ये 3H हो गया। अब क्या चाहिए, पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 5 गुने के HCF क्या होगा, हमें HCF निकालना है। ठीक है, किसका किसका, यहाँ पे पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या का 3 गुना करिए यानी A का 3 गुना तो 3A, और दूसरी संख्या यानी B का 5 गुना यानी कि 5B, इनका हमें HCF निकालना है। अब थोड़ा सा A और B की वैल्यू रख लीजिए, तो A और B की वैल्यू यहाँ रखिए। अगर यहाँ A 5H रखेंगे तो 5H × 3 यानी कि 15H हो जाएगा, ये 15H हो गया है ना, और यहाँ B की वैल्यू 3H रखेंगे तो 5 × 3 = 15H, ये भी हो गया 15H, ये भी हो गया। इन दोनों का हमें HCF चाहिए, तो HCF बताइए, अब इनका HCF क्या आएगा, HCF है ना 15H दोनों में है, कॉमन है यहाँ पर, तो कॉमन चीज़ यहाँ पर ही HCF होता है, यानी कि 15H HCF आ गया। ये 15H आपका HCF है, और 15H को अगर थोड़ा सा तोड़ेंगे तो 3, 5 और H बनेगा, है ना। और यहाँ पे ये बोला था कि यहाँ पर जो HCF है एक ऐसी संख्या है जो कितनी संख्याओं का गुणनफल है, तो 3 और 5 ये आपकी दो अभाज्य संख्याएं हैं, और एक तो ये H यानी HCF जो कि इनका था वो भी आपका क्या है, किसके बराबर है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या के बराबर है। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्याओं को मल्टीप्लाई हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न चलिए और करते हैं तगड़ा सा, ये सवाल भी दोस्तों बहुत तगड़ा है। 64, 128 और A का जो LCM है वो ये दे रखा है ना। तो A का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस चाहिए। चलिए देखते हैं। 64 का मतलब 2 की पावर 6, 128 का मतलब 2 की पावर 7, क्योंकि 64 का डबल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर A है, इन सब का LCM मिला जुला कर कितना दिया है, 4480 ये दे रखा है। सबको तोड़ लीजिए, ये तो टूटा ही हुआ है ना, ये आपका टूटा ही हुआ है। यहाँ पर बस A की वैल्यू रखनी है, तो A की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। चलिए, LCM में मैक्सिमम पावर लिया जाता है, ये बात सभी आप लोग जानते हैं, है ना। इसको देखिए बड़े ध्यान से। अब एक चीज़ आपको ये देखना है कि भाई LCM में अगर देखें हम तो 0 है लास्ट में, यानी कहीं ना कहीं इसमें 5 का प्रोडक्ट हुआ है, 5 का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, बिल्कुल हुआ है। इसका मतलब अगर इसमें 5 नहीं है, पहली संख्या में 5 नहीं है क्योंकि 2 की पावर 6 है, इसमें भी 5 नहीं है, सिर्फ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन LCM में कहाँ से 5 आ गया, तो LCM में 5 वहाँ से आया होगा कि इसमें 5 रहा होगा। तो A की वैल्यू में 5 फिक्स है कि कहीं ना कहीं 5 जरूर रहा होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, मतलब इसमें कहीं ना कहीं 5 का प्रोडक्ट रहा होगा। तो अगर A जो है वो 5 से कटने वाला नंबर है, यानी 5 का मल्टीपल है, तो A का मिनिमम वैल्यू में भी 5 होगा और A के मैक्सिमम वैल्यू में भी 5 होगा। यानी अगर हम ये कहें कि A का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 5 का मल्टीपल होगा और A का जो मिनिमम वैल्यू है वो भी 5 का मल्टीपल होगा, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो भी 5 से कटेगा, है ना। फिक्स है ये बात कि अगर दो संख्याएं किसी संख्या से कट रही है तो उनका डिफरेंस भी उसी संख्या से कटता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। तो A का मैक्सिमम वैल्यू और A के मिनिमम वैल्यू को जब अंतर लेंगे तो वो वैल्यू भी 5 का मल्टीपल ही आएगी, यानी 5 से कटने वाला कोई नंबर आएगा, अपने ऑप्शन में चेक कर लीजिए। 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 हो। इसके लास्ट में 0 5 नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसके लास्ट में 0 या 5 है, यही डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये है स्मार्ट अप्रोच, इस सवाल को सोचने का नया तरीका, नया नज़रिया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। तगड़े सवाल जो थे वो LCM HCF के हमने यहाँ पे करवा दिए हैं। ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।